रिच डैड पुअर डैड का पार्ट 9 स्टार्ट हो रहा है, 8 तक फाइनल हो गया है। तो रिच डैड पुअर डैड बुक को अगर सुनना चाहते हैं आप लोग तो आसानी से मेरे चैनल पे सुन सकते हैं। तो 1 से लेके 8 तक हो चुका है, अभी फ़िलहाल 9 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक लाइन 8 का ले लेते हैं। इससे पहले मेरे चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और शेयर जरूर करें। शेयर करने से होगा कि जिन्हें भी पढ़ना हो रिच डैड पुअर डैड बुक सुनना हो वो मेरे द्वारा सुन सकते हैं, मेरे चैनल के द्वारा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जनता के अज्ञान और विश्वास के भ्रम की वजह से ही ताश का यह महल खड़ा हुआ। उन्होंने बताया कि पहले अमेरिका में स्वर्ण पैमाना प्रचलित था और बाद में हर डॉलर का नोट दरअसल चांदी का प्रमाण पत्र हो गया। इन्हें इस अफवाह से चिंता हो रही थी कि किसी दिन हम स्वर्ण पैमाने को छोड़ देंगे और हमारे डॉलर के पीछे किसी वास्तविक संपत्ति का समर्थन नहीं होगा। बच्चों, अगर ऐसा होता है तो कोहराम मच जाएगा। गरीब, मध्यवर्गीय और अज्ञानी लोगों की ज़िंदगी सिर्फ इसलिए बर्बाद हो जाएगी क्योंकि वे यकीन करते रहेंगे कि पैसा वास्तविक है और वे जिस कंपनी या सरकार के लिए काम करते हैं वह उनकी देखभाल करेगी। उनकी बातें दरअसल उस दिन हमें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन आगे के सालों में इनमें काफ़ी समझदारी नज़र आई। वह देखना जो दूसरे की आंखें जो दूसरे नहीं देख पाते। तो देखते हैं इसका। जब अम्मी डैडी अपने छोटे सुपरमार्केट के बाहर अपने पिकअप ट्रक में चढ़े तो उन्होंने कहा, काम करते रहो बच्चों, लेकिन तुम तनख्वाह की ज़रूरत को जितनी जल्दी भूल जाओगे तुम्हारी आगे की ज़िंदगी उतनी ही आसान हो जाएगी। अपने दिमाग का इस्तेमाल करते रहो, मुफ्त में काम करते रहो और जल्द ही तुम्हारा दिमाग तुम्हें पैसे बनाने के तरीके दिखाने लगेगा जिनसे तुम्हारी इतनी ज़्यादा कमाई होगी जितनी कि मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तुम ऐसी चीज़ें देखोगे जो दूसरे लोग कभी नहीं देख पाते। अधिकतर लोग इन अवसरों को भी कभी नहीं देख पाते क्योंकि वे पैसे और सुरक्षा की तलाश करते हैं, इसलिए उन्हें सिर्फ यही मिलता है। जिस पल तुम एक अवसर भांप लेते हो तो तुम ज़िंदगी भर अवसर भांप सकते हो। जिस पल तुम ऐसा कर लोगे मैं तुम्हें कोई दूसरी चीज़ सिखाऊंगा, इसे सीख लोगे तो तुम जीवन के सबसे बड़े जालों में से एक बच जाओगे। माइक और मैंने स्टोर से अपना सामान उठाया और हाथ हिलाकर मिसेस मार्टिन से विदा ली। हम पार्क में जाकर उसी पिकनिक बेंच पर बैठ गए और कई घंटे तक सोचते तथा बात करते रहे। स्कूल में भी हमने अगले सप्ताह सोचा और बातें की। 2 और सप्ताह तक हम सोचते रहें, बात करते रहें और मुफ्त में काम करते रहें। दूसरे शनिवार के अंत में मैं एक बार फिर मिसेस मार्टिन से विदा ले रहा था और कॉमिक बुक स्टैंड को हसरत भरी निगाह से देख रहा था। हर शनिवार 30 सेंट ना मिलने के बारे में सबसे दुखद चीज़ यह थी कि मेरे पास कॉमिक बुक्स खरीदने के लिए कोई पैसा नहीं था। जब मिसेस मार्टिन ने माइक और मुझसे विदा ली तो अचानक मैंने उन्हें एक ऐसी चीज़ करते देखा जो मैं उन्हें पहले कभी करते नहीं देखा था। मिसेस मार्टिन कॉमिक बुक के सामने वाले पन्ने को आधे में काट रही थी। उन्होंने कॉमिक बुक का आधा कवर अपने पास रख लिया और बाकी की पुस्तक एक बड़े कार्डबोर्ड बॉक्स में फेंक दी। जब मैंने उनसे पूछा कि कॉमिक बुक्स का क्या करती हैं तो उन्होंने कहा, मैं उन्हें फेंक देती हूँ। मैं कवर के ऊपर का आधा हिस्सा कॉमिक बुक डिस्ट्रीब्यूटर को दे देती हूँ। जब वह नए कॉमिक्स लेकर आता है, वह 1 घंटे में आने वाला है। माइक और मैंने 1 घंटे तक इंतज़ार किया। जब जल्द ही डिस्ट्रीब्यूटर आ गया और मैंने उससे पूछा कि क्या हम कॉमिक बुक ले सकते हैं। मुझे बेहद खुशी हुई जब उसने कहा, तुम उन्हें रख सकते हो बशर्ते तुम इससे स्टोर के लिए काम करते हो और उन्हें किसी को ना बेचो। तुम्हारी पुरानी कारोबारी साझेदारी याद है? देखिए माइक और मैंने इसे पुनर्जीवित कर लिया। माइक के बेसमेंट में एक खाली कमरे का इस्तेमाल करते हुए हमने वहाँ सैकड़ों कॉमिक बुक्स का ढेर लगाना शुरू कर दिया। हमने माइक की छोटी बहन को हेड लाइब्रेरियन नियुक्त कर लिया जिसे पढ़ने में मज़ा आता था। वह लाइब्रेरी में आने वाले हर बच्चे से 10 सेंट लेती थी, जो हर दिन स्कूल के बाद 2-2:30 बजे से 4:30 बजे तक खुली रहती थी। ग्राहक यानी इलाके के बच्चे 2 घंटे में जितनी चाहें उतनी कॉमिक्स बुक पढ़ सकते थे। यह उनके लिए बहुत बढ़िया सौदा था क्योंकि एक कॉमिक 10 सेंट में आती थी और 2 घंटे में वे 5-6 कॉमिक पढ़ सकते थे। माइक की बहन बच्चों के जाते समय उनकी तलाशी लेती थी। इस तरह वह यह सुनिश्चित करती थी कि वे कोई कॉमिक्स बुक छिपाकर साथ तो नहीं ले जा रहे हैं। वह हिसाब किताब भी रखती थी और यह लिखती थी कि हर दिन कितने बच्चे आए, वे कौन थे और उनके सुझाव क्या थे। माइक और मैं 3 महीने की अवधि में हर सप्ताह औसतन $9.5 कमा रहे थे। हमने उसकी बहन को 1 सप्ताह में $1 की तनख्वाह दी और उसे मुफ्त में कॉमिक्स बुक पढ़ने की अनुमति भी दी। हालांकि वह शायद ही कभी ऐसा करती थी क्योंकि वह हमेशा पढ़ाई में लगी रहती थी। माइक और मैंने हर शनिवार स्टोर में काम करने और अलग अलग स्टोर से कॉमिक बुक्स इकट्ठी करने का अनुभव कायम रखा। हमने कोई कॉमिक बुक नहीं बेची और इस तरह डिस्ट्रीब्यूटर से किया वादा निभाया। जब कॉमिक बुक्स की हालत खस्ता हो जाती थी तो हम उन्हें जला देते थे। हमने एक ब्रांच ऑफिस खोलने की कोशिश की लेकिन हम माइक की बहन जितने विश्वसनीय और समर्पित व्यक्ति को कभी नहीं खोज पाए। उस छोटी उम्र में ही हमें पता चल गया कि अच्छे कर्मचारी खोजना कितना मुश्किल होता है। लाइब्रेरी खुलने के 3 महीने बाद वहाँ लड़ाई हो गई। पड़ोसी इलाके के कुछ बदमाश लड़के ज़बरदस्ती अंदर घुस आए और झगड़ने लगे। इस पर माइक के डैडी ने सुझाव दिया कि हम कारोबार बंद कर दें। इस तरह हमारा कॉमिक बुक
कारोबार बंद हो गया और हमने सुपरमार्केट में शनिवार को काम करना भी छोड़ दिया। लेकिन अम्मी डैडी रोमांचित थे क्योंकि वे हमें नई चीज़ें सिखाना चाहते थे। वे खुश थे क्योंकि हमने अपना पहला सबक बहुत अच्छी तरह सीख लिया था। हमने पैसे से अपने लिए काम कराना सीख लिया था। सुपरमार्केट में हमें काम के लिए तनख्वाह नहीं मिलती थी, इसलिए पैसे बनाने का अवसर पहचानने के लिए हमें मजबूरन अपनी कल्पना का इस्तेमाल करना पड़ा था। कॉमिक बुक लाइब्रेरी हमारा खुद का कारोबार थी। उसकी बदौलत हम अपनी आर्थिक स्थिति का नियंत्रण खुद पर कर रहे थे। इसके लिए किसी नियोक्ता पर निर्भर नहीं थे। सबसे अच्छा पहलू यह था कि जब हम वहाँ शारीरिक दृष्टि से मौजूद नहीं होते थे तब भी हमारा कारोबार हमारे लिए पैसे उत्पन्न करता था। हमारा पैसा हमारे लिए काम करता था। तनख्वाह देने के बजाय अम्मी डैडी ने हमें अनमोल नसीहत दी थी। यहाँ तक आपका समाप्त होता है। 8 फाइनल हो गया है, सॉरी 9 फाइनल हो गया। अब इसके बाद 10 स्टार्ट होगा। तो यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू।